नमस्कार, वेलकम टू योर आदर्श एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज 10th क्लास के सोशल साइंस का एग्जाम था। उसी एग्जाम को हम यहाँ सोल्व करेंगे। आशा करते हैं जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका एग्जाम बेहतर हुआ है। उसी के साथ साथ जो बच्चे अगली साल एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास का, उनको भी ये वीडियो देख करके एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लाइट द फ्लेम विद द स्पार्क ऑफ द नॉलेज। देखो, इसको सोल्व करते समय हम जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके फैक्ट को तो जानेंगे ही, साथ साथ उनके पीछे के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? तो यह जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, यह जर्मनी के एकीकरण से संबंधित जो हमारे लेसन है वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो आज जो आप यूरोप में जो यह जर्मनी देश देख रहे हैं आप, 1871 से पहले यहां पर लगभग 39 राज्य हुआ करते थे। 1871 में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के माध्यम से इस 39 राज्यों को मिलाकर के एक देश बनाया गया जिसका नाम है आज जर्मनी। और 1871 18 जनवरी को इसका प्रथम सम्राट घोषित किया गया विलियम प्रथम को। तो इसका जो हमारा आंसर है वह होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक चला था यह? अब बेटा इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 से और वह चला था 2 सितंबर 1945 तक। तो यदि हम टोटल समय देखें तो हमारे पास समय आएगा 6 ईयर। इसका जो हमारा राइट आंसर है वह है सी या फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो बेटा बंगाल में यदि पहली जूट मिल की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता के पास एक जगह पड़ती है रिषड़ा। वहां पर 1855 के अंदर द ओकलैंड मिल के नाम से प्रथम जूट मिल वहां पर स्थापित हुई थी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? इसका जो राइट आंसर है वह है गोवा। और इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले पुर्तगीज जो लोग थे उन्होंने गोवा के अंदर 1556 में सेंट पॉल कॉलेज में जो है प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। और उनका जो उद्देश्य था वह ईसाई धर्म की किताबों को भारत की लोकल लैंग्वेज में छाप करके भारत के लोगों को बरगला करके उनका धर्मांतरण करवाना उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? यदि यहाँ पे पूछा जाता कि एक वर्ष में बोया गया जो कुल क्षेत्र है वह तो कहलाता है बेटा सकल कृषि क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे केवल कृषि के लिए बोया गया क्षेत्र जो है उसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में बेटा किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती है उनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उस क्षेत्र की जैव विविधता भी उतनी ज्यादा होगी। भारत में ऐसे लगभग जो है 8%, वर्तमान में लगभग 7.8% जो है पूरे विश्व की जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में जो मुख्य एरिया है जहां पे जैव विविधता समृद्ध रूप से विद्यमान है उसमें पश्चिमी घाट आता है जिसपे हजारों प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। उसी के साथ साथ पूर्वी हिमालय वह बंगाल के क्षेत्र में पड़ने वाला जो सुंदरवन है वह भी समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा उद्योग मतलब इंडस्ट्री चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? अब आप लोगों को पता है जो सीमेंट होती है उसमें जो दीवार के साथ जो पकड़ बनाती है वह जिप्सम के कारण ही बन पाती है। और चूना पत्थर भी सीमेंट उद्योग में ही ज्यादातर काम आता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा
वह होगा सीमेंट उद्योग या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमसे साल पूछी गई है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी या संस्था जो सरकार उसको प्राइवेट हाथों से लेकर के अपने सरकारी हाथों में ले ले, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। सबसे पहले वायु परिवहन, देखो आजादी से पहले भारत में जो हवाई जहाज उड़ाने का मुख्य कार्य हुआ करता था वो जमशेदजी टाटा की कंपनी करती थी। तो भारत सरकार ने 1953 में प्राइवेट कंपनियों को कहा कि आप लोग जो है हवाई जहाज उड़ाना बंद कीजिए, अब हवाई जहाज सरकार उड़ाएगी। तो भारत सरकार ने 1953 में प्राइवेट कंपनियों से वायु परिवहन के जो है अधिकार लेकर के राष्ट्र के हाथों में दे दिए। अब इसकी ये भी एक उत्तर बता देते हैं तुमको। जब 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो दो संस्थाएं बनाई गई। सबसे पहली जो संस्था थी जो केवल भारत में वायु परिवहन का कार्य करेगी, हवाई जहाज वगैरह उड़ाएगी, तो उसमें जो पहली कंपनी थी भारत में उड़ाने के लिए, उस संस्था का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस। तथा जो भारत से अन्य देशों में वायु परिवहन उड़ाने का कार्य करेगी, उसको देखने का कार्य करेगी, उसके नियम वगैरह बनाने के कार्य करेगी, वह जो संस्था थी उसका नाम रखा गया एयर इंडिया इंटरनेशनल। तो दो संस्थाएं बनाई गई, एक तो भारत में हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे उसकी देखरेख करेगी, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत से हवाई जहाज कैसे दूसरे देशों में जाएगी और दूसरे देशों से भारत में आएगी उसकी देखरेख करने के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है। ये हमारे फर्स्ट लेसन से ही ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वह है बेल्जियम। बेल्जियम में बेटा भाषा के आधार पे लोगों को वहां पर कानून वगैरह बनाने के अधिकार दिए गए हैं। बेल्जियम के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वह दो भाषाएं बोलते हैं, जर्मन और फ्रेंच। तो उनको जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे और उनकी संस्कृति के आधार पर वहां पर उनको सामुदायिक सरकार बनाने के अधिकार दिए गए हैं। उनके लिए सीट फिक्स कर दी गई है कि भाई जर्मन बोलने वाले इतने % सांसद रहेंगे और फ्रेंच बोलने वाले इतने % लोग रहेंगे। तो इसीलिए उसको वहां पर सामुदायिक सरकार कहा जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। याद करो हमने फेडरलिज्म में, संघवाद में क्या पढ़ा था कि भारत के अंदर केंद्र सरकार वह राज्य सरकार की शक्तियों को बांटा गया है सूची बना के। तो ऐसी शक्तियां जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है वह राज्य सूची में आती है, तथा वैसी शक्तियां जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है वह संघ सूची में आता है, तथा ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार वह राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वह समवर्ती सूची में आता है। लेकिन भारत का जब संविधान बना था तो बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रचलन था ही नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए इस समस्या के समाधान के लिए एक अवशिष्ट विषय वाली सूची बनाई गई थी कि भाई जो अब तक चीज है ही नहीं, मान के चलो कोई नई चीज आ जाए तो उस पे कानून बनाने के लिए एक अलग से जो है रेसिडुअल सब्जेक्ट रखा गया, अवशिष्ट विषय बनाने के लिए अवशिष्ट सूची बनाई गई कि भाई जो अब तक है नहीं ना उस पे जो कानून बनेंगे वह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। तो यह अवशिष्ट विषय है। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय इस तरीके की चीज जो है ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, ज्यादा क्या बहुत कम थी, है ना। कंप्यूटर जो है नया नया डेवलप हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। देखो बेटा सोच होती है कुछ लोगों की, उसी सोच के आधार पे ये प्रश्न पूछा गया है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरी जाति महान है, मैं इस जाति से आता हूं, मैं उस जाति से आता हूं, मैं यहां से आता हूं, मैं वहां से आता हूं। तो ऐसी सोच के जो लोग हैं वह कहलाते हैं जातिवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। जनता को लगे ये नेता अच्छा काम नहीं कर रहा, अगले चुनाव में हटा दो उसको बिना वोट दिए, वोट दो ही मत उसको, दूसरे व्यक्ति को जिता दो। तो यही होता है लोकतंत्र, जब जनता अपना नेता खुद चुने, उसको कहते हैं लोकतंत्र। पहले राजा होते थे, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, मेरा वचन ही है शासन, महेशमती कहती थी ना, तो वह होता था राजतंत्र। एक राजा ने कहा इसको कत्ल कर दो, कत्ल कर देते थे। एक होता है अधिनायक तंत्र, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, आजकल जैसे चाइना में है, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं कि भाई एक ही आदमी के हाथ में शक्ति है, जो उसको जो करना है वह करता है। तीसरा जो यहाँ पे तरीका बताया गया है वह बताया गया है सैनिक शासन, मिलिट्री रूल। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना चाहती है उस नेता को उठा के फेंक देती है। तो ये तुमको लगता है कि जहां पे जनता अपने नेता खुद चुनती है, अपने कानून खुद बनवाती है, क्या इन तीनों में से तुम्हें कोई भी लग रहा है सही? नहीं है, है ना? तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वह आएगा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, व्यापार अवरोध के रूप में कर आरोपित किया जाता है। कर मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। व्यापार अवरोध, व्यापार मतलब लोग एक दूसरे को सामान बेचते हैं, एक दूसरे से खरीदते हैं, तो यह होता है व्यापार। अब व्यापार को रोकने के लिए, अवरोध का मतलब होता है उसको रोकना, उस पर रुकावट लगाना, तो इसके लिए कर आरोपित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? देखो बेटा, मान के चलो हमारे यहां पर आप लोग जो है, भारत के अंदर दूध पैदा होता है बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे दूध पैदा करते हैं। अब यदि क्या किया जाए, अब भारत के जो दूध पैदा करने वाले जो किसान हैं, यदि ये कर दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा दूध का उत्पादन होता है, ना ही उसमें जो है न्यूजीलैंड में भी बहुत सारा दूध का उत्पादन होता है, यदि वहां की फैक्ट्रियां ये करें कि भाई वहां से बहुत सारे सस्ते दूध के बने सामान लेकर के आए भारत में, और सस्ते दूध से बने सामान लेकर के आए और भारत में एक बार सस्ता बेच दें, तो क्या होगा? भारत के किसानों के जो दूध पैदा करते हैं, यदि उनसे भी सस्ता किसी को सामान मिलने लग गया लोगों को, तो वह तो बेटा न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का ही खरीदेंगे, और भारत के लोगों को फिर जो है पशुपालन करने में फायदा नहीं होगा। तो सरकार इसके लिए क्या करती है कि विदेशों से आने वाला सामान, जिसको हम आयात कहते हैं, बाहर से जो सामान हमारे देश में आता है उसको आयात कहते हैं, तो विदेशों से आने वाले सामान पर आयात कर बढ़ा देती है किसी भी देश की सरकार, जिससे क्या होता है, उस देश के लोग जिस चीज का उत्पादन करते हैं उनके सामान को प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है बाजार में बेचने की। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा आयात पर, ऑन इंपोर्ट। व्यापार अवरोध के लिए क्या किया जाता है? आयात पर कर लगा दिया जाता है। 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। 1890 में क्या हुआ था? अफ्रीका के अंदर एक बीमारी फैली बेटा, रिंडरपेस्ट, जिसके कारण, अब यह लोगों में नहीं फैली थी, जैसे अभी हमारे यहां पर एक बीमारी फैली थी हाल ही में, कोरोना, और वह कौन से वायरस के कारण फैली थी? कोरोना वायरस के कारण फैली थी। उसी तरीके से अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली, और वह फैली रिंडरपेस्ट वायरस के कारण। अब हुआ क्या कि वहां के जो दुधारू, दूध देने वाले जो जानवर थे, उनमें यह वायरस तेजी से फैल गया, और हजारों की संख्या में वहां पर पशुओं की मौत हुई, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप वैसे भी बहुत गरीबी से जूझ रहा है अभी भी, उस समय तो बहुत ज्यादा गरीबी थी, और वहां के लोग खेती पे और जो है दूध वगैरह उत्पादन करके अपना पेट भरते थे, अपना गुजर बसर करते थे। तो वहां पर जो है, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी इस बीमारी के कारण बुरे तरीके से चरमरा गई। तो हमारे पास कौन सी बीमारी आएगी इसमें? रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहता था।
ध्यान रखना, जब से पहले, जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, भारत पूरी दुनिया का 25% सामान उत्पादित करता था। आज पता है हम कितना करते हैं? लगभग 1.5 से 2%। अब तुम से सोच लो, भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था? उस समय भारत के जो ढाका का मलमल हुआ करता था, जिसको यहाँ पे रेशम के कपड़े कहा गया है, उसकी पूरे विश्व में बहुत मांग हुआ करती थी। उसको राजाओं का कपड़ा कहा जाता था। उसी के साथ साथ भारत में बारीक रेशों वाली कपास हुआ करती थी, और कपास को क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। और कॉटन से क्या बनते हैं? सूती वस्त्र बनते हैं। तो हमारे यहां पर जो उत्तर आएगा वह आएगा, भारत में रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा हुआ करता था। इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि पूरे विश्व की हम 25% सामान भारत में ही बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खादीन राजस्थान के खालिस्तान जिले में पाए जाते हैं। अब खादीन होता क्या है, पहले थोड़ा सा एक बार ये देख लो। खादीन देखो बेटा क्या होता है, जैसे ये कोई पहाड़ है। अब इसमें क्या होगा कि जब बारिश होगी तो पहाड़ के ऊपर बारिश होगी। अब जब पहाड़ के ऊपर बारिश होगी तो पानी यहां पर पहाड़ से नीचे की तरफ आएगा। तो गांव वाले क्या करते थे, यहां पर एक दीवार खड़ी कर देते थे। अब दीवार जो खड़ी कर देते थे तो यहां पर पानी भर जाता था। अब पानी यहां पर जो भरता था वह धीरे धीरे, देखो ये पानी बह करके क्या हो जाता, मिट्टी में चला जाता, वहां पे भाप बन के उड़ जाता धूप पड़ती तो और क्योंकि यहां पर क्या होता था, जो ये पानी इकट्ठा हो गया, यह पानी जमीन में रिस रिस के जाता था और भूमिगत जल के स्तर को उठाता रहता था। उसी के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर में, उत्तर भी दे दिया है मैंने तुमको, खादीन राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो वहां पर जो लोग हैं इस तरीके से एक दीवार खड़ी करके पहाड़ों से आने वाले पानी को इसके पीछे इकट्ठा कर लेते थे और खेती वगैरह में उपयोग किया करते थे। खेतों के आसपास भी मेड़ बना करके वहां पे खेतों के किनारों पे पानी इकट्ठे कर लेते थे, वह भी खादीन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है हमारे पास, बेल्जियम की राजधानी खालिस्तान है। अभी तो हमने बेल्जियम के बारे में चर्चा की है ना। तो बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रुसेल्स, जहां पे समुदायों के आधार पर सरकार बनाई जाती है। जर्मन बोलने वाले लोगों को, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। यह भी जो बेल्जियम वाला जो पार्ट है इसी से आया है ये क्वेश्चन भी। अभी तक हमारे पास 3 नंबर के प्रश्न तो आ चुके हैं एक ही लेसन से। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है उसको वहां पर राजकीय धर्म माना गया है। भारत में क्या कोई धर्म को राजकीय धर्म माना गया है? बिल्कुल नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक। देखो बेटा, भारत में या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है विनिर्माण क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। उत्तर मैंने तुमको बता दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो। होता क्या है कि खेत में जो अनाज होता है उसी के साथ साथ इसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी आता है। तो पशु जो दूध वगैरह का उत्पादन करते हैं, इसी के साथ साथ इसमें एक चीज और आती है, जमीन से निकलने वाले खनिज। तो जो कच्चा माल है, यहां से जो कच्चा माल निकलेगा, गेहूं निकलेगा, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यहां से खेती में गेहूं पैदा हुआ, उस गेहूं से क्या हुआ, यहां पर फैक्ट्री में आटा बनाया गया द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में उस आटे से बनी रोटी को जोमेटो वाला, स्विगी वाला हमारे घर तक पहुंचा देता है। तो घर तक जो व्यक्ति पहुंचाता है ना, वह हमें सेवा दे रहा है। इसीलिए जो ये तृतीय क्षेत्र है इसको
सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जिनका जो कारोबार है, जिनका जो बिजनेस है वह एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जब किसी देश की कंपनी भारत में आकर के पैसा लगाएगी तो उसको कहा जाता है विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब वह कंपनी भारत में आके फैक्ट्री लगाए, कोई मील बनाए, जब पैसा भौतिक कार्यों में लगे, यहां पर हमको दिखे कि हाँ भाई फैक्ट्री बनी है, गाड़ियां बन रही है, मोबाइल की फैक्ट्री बनी है, मोबाइल बन रहे हैं, तो उसको एक नाम और दिया जाता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ गए? तो अब हमारे पास ये जो है ब्लैंक फिल वाले 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट अतिलघुत्रात्मक प्रश्न है, सुलेखन किसे कहते हैं? व्हाट इज कैलीग्राफी? सुलेखन, सु मतलब अच्छा, शुभ, लेखन मतलब लिखना। तो सुलेखन एक पद्धति है, लिखने की पद्धति है, इसको हस्तलिपि भी कहते हैं। और हाथों की माध्यम से लिखना जो है हस्तलिपि या फिर सुलेखन कहलाता है। लेकिन वो होना कैसा चाहिए? ब्यूटीफुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। इसको लिखने के लिए आप जो है ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो आपको एक जो है एग्जाम्पल बता देते हैं। आपके घरों में शादियों के कार्ड आते होंगे, उसमें तुम देखते हो वर्ड अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं। कुछ वर्डों को घुमा करके लिखा जाता है सुंदर तरीके से, कुछ को छोटा लिखा जाता है, और उसके साथ साथ ब्रश के माध्यम से कुछ चित्र भी बनाए जाते हैं चित्र के रूप में। तो जो है सुंदर लिखने की जो पद्धति है उसको सुलेखन कहते हैं, और यह हस्तलिपि का एक प्रकार है, या फिर हस्तलिपि भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ लोग ईसाई धर्म की किताबों का अनुवाद करके भारत में धर्मांतरण करवाने वाले थे, लेकिन यही लोग देखो यूरोप में आपस में लड़ रहे थे। हुआ क्या था कि वहां पर जो ये कैथोलिक धर्म वाले जो लोग थे ना, ईसाई धर्म वाले, ये क्या करते थे, जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे ही ईसाइयों के चर्च होते हैं। ये अपने चर्च में क्या करते थे, वहां पर जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं वैसे ही वहां पादरी होते हैं। जो पादरी होता था वह जो लोग उस इनके भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे वहां पर, उनको क्षमा पत्र दिया करता था। क्षमा पत्र मतलब कि भाई तुम जब स्वर्ग में जाओगे तो जो है तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, तुमने जो यहाँ पे बुरे काम किए हैं, बस मेरे को 2000 रुपए दे दो। ये 2000 रुपए जो है मैं तुम्हारे भगवान तक पहुंचा दूंगा, उसमें से 1000 रुपए मेरी फीस है, 500 रुपए तुम्हारी जो है वहां पर फैसिलिटी मिल जाएगी, तुमको बढ़िया कपड़े वपड़े मिल जाएंगे, और 500 रुपए का जो है तुम्हें बढ़िया दोस्त वोस्त मिल जाएंगे वहां पे। तो इस तरीके से वहां पे कैथोलिक ईसाई धर्म वाले लोग जो है लोगों को लूटा करते थे। तो वहां पर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने सोचा, पहले तो मार्टिन लूथर बेटा इन कैथोलिक चर्च वाले पादरियों का पक्षधर हुआ करता था, लेकिन उसने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, और उन्होंने मार्टिन लूथर ने 1517 में द 95 थीसिस के नाम से एक जो है पर्दा बनाया, उस पे 95 थीसिस लिखी और उसको चर्च के गेट पे टाक दिया। उसी को कहा गया है थीसिस मतलब स्थापनाएं। तो 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? कैथोलिक चर्च की आलोचना, कुरीतियों को आलोचना करते हुए क्षमा पत्र के विरोध में लिखी थी मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? देखो तुमने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें जो थोड़ा सा बंगाली बोलने का जो लहजा होता है, उसमें हमारे जीवन को वो क्या बोलते हैं? आमार जीवन बोलते हैं। उसमें जो है रसगुल्ला को रोशगुल्ला बोला जाता है। और एक तो फेवरेट डायलॉग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, अमे तुमाको भालोबाछी,
हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो पहली महिला थी जिन्होंने अपनी जीवनी जो है बंगाली भाषा में लिखी और उनका नाम क्या था? रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मैंने तुमको बताया 2 मिनट पहले कि जैव विविधता क्या है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु व पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वहां की जैव विविधता कहलाती है। जितनी ज्यादा जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियां होंगी वह उतना ही जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। देखो, जल प्रदूषण, पानी के गंदे होने के कौन कौन से कारण हैं? सबसे बड़ा कारण तो क्या है? जब तुमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकलती है, जो केमिकल निकलते हैं, उस गंदगी और केमिकल को कहा जाता है अपशिष्ट पदार्थ। तो सबसे पहला कारण तो वही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फैक्ट्रियां सीधे बेटा नदियों में छोड़ देती हैं, तालाबों में छोड़ देती है, महासागरों में छोड़ देती हैं और पानी को अशुद्ध कर देती है। और तुमने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, इन प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन वह और भी विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसके साथ साथ जो है अन्य गैसों के ऑक्साइड वायुमंडल में रहते हैं। और जब पहली बारिश होती है तो ये बारिश के पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। अगला पेपर साइंस का ही है तो ध्यान रखना इस बात का। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वह भी जल प्रदूषण का कारण बनती है। 2 कारण बता दिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, वह अम्ल वर्षा के कारण जल प्रदूषित होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये उसी पहले पार्ट से चौथा क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। जिस प्रकार श्रीलंका के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित कर लिया था, उसी तरीके से श्रीलंका के लोग ज्यादातर भाषा बोलते हैं सिंहली भाषा। तो 1956 में श्रीलंका के लोगों ने सिंहली भाषा को वहां की राजभाषा घोषित कर दिया, जैसे बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। जबकि वहां पर भारत के तमिलनाडु के जो लोग हैं वो भी रहते हैं, तमिल बोलने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन उनके साथ अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव किया गया है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से लगती हैं। किससे लगती हैं? बेल्जियम से लगती है। तो चलो तुमको मैप से ही दिखा देते हैं। ये रहा हमारा बेल्जियम देश, जो कहां पर स्थित है? यूरोपियन महाद्वीप में स्थित है। देख लो अब यहाँ पे कौन कौन सी देश की सीमाएं लगती हैं। इधर की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी लगती हैं? फ्रांस की सीमाएं लगती हैं, ऊपर नेदरलैंड है और जो है पूर्व दिशा में जर्मनी है। और देखो यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा देश है, लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग। तो 4 देशों की सीमाएं लगती है, उसमें से तुमको केवल एक लिखनी थी और नंबर मिल जाता पूरा 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूगोल, संस्कृति वह जातीयताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ है। कोई एक उदाहरण दे दो। सबसे पहले देखा गया हो कि भाई ये पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो इनके लिए एक अलग सा राज्य बना दिया जाए। इनकी संस्कृति भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, बोली भी अलग है, तो इनका एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो और इसके साथ साथ ये एक विशिष्ट जाति के लोग हैं। ध्यान रखना, हमारी तरह ब्राह्मण, यादव, ठाकुर इस तरीके की जातियां नहीं, विशिष्ट प्रकार की पहचान वाले लोगों का जो समूह होता है उसको जातीय समूह कहा जाता है। तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, उत्तर पूर्व के ज्यादातर जो राज्य हैं वो भौगोलिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, वह जातीयताओं के आधार पर ही बनाए गए हैं। मणिपुर में रहने वाले जो लोग हैं, उसके साथ साथ नागालैंड, नागालैंड में कौन रहते हैं? नागा जनजाति वाले लोग रहते हैं, उनके लिए नागालैंड बना दिया गया। त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम में अभी तुमने सुना होगा, मिजोरम में जो है मिजो जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनके लिए मिजोरम बना दिया गया। तो भूगोल, संस्कृति और जातीयताओं के आधार पर उत्तर भारत के लगभग ज्यादातर राज्य इन्हीं गुणों के आधार पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? देखो, क्षेत्र दो तरीके के होते हैं, एक तो संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब जिस पे सरकार की नजर हो, जिस पे सरकार नजर रखती हो। और एक बात और ध्यान रखना, यदि सरकार को पता है और कोई ऐसी फैक्ट्री, ऐसी मिल, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसको जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो संगठित क्षेत्र होता है ना, वहां के लोगों को सरकार कुछ अपनी तरफ से या फिर वह कंपनी पे जोर डालती है सरकार की, देखो इन लोगों का जीवन बीमा होना चाहिए, इन लोगों को यदि महिला है और वह प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की संगठित क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी, सरकार को थोड़ी पता है इसने पूरी साल में कितने दिन मजदूरी की, कितने दिन नहीं की, कहां पे की, कहां पे नहीं की। तो ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं होती है और सरकार जो है वह सरकार के अंतर्गत भी नहीं आती है, ऐसा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कहलाता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में जो अवधि होती है ना, वह पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से निश्चित कर ली जाती है। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई तू मेरी फैक्ट्री में 2 साल काम करेगा और जो है तेरे को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार की अवधि होती है वह जो है निश्चित कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अब तुम उत्प्रेरक और कारक तो छोड़ ही दो, यदि तुम्हें यह नहीं पता वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो कारक तो तुम खाक बताओगे। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, लेकिन आम भाषा में यदि हम समझें तो इसका तात्पर्य यह है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है और जब बहुत सारे पूरी धरती के लोग आपस में व्यापार करते हैं तो उसको कहा जाता है वैश्वीकरण। बहुत सारे देश जो हैं अन्य देशों में सामान बेचते हैं और अन्य देश उन देशों में सामान बेचते हैं, तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। अब वैश्वीकरण के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जो बढ़िया कारक था ना, वह था टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। पहले लोग लकड़ी की नावों से सामान लेकर के जाते थे एक देश से दूसरे देश में, बहुत टाइम लगता था। पहले लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर सामान लेकर के जाते थे, बैलगाड़ियों पे बहुत टाइम लगता था। लेकिन जैसे ही भाप से चलने वाले इंजन बन गए, गाड़ियां बन गई, ट्रेन बन गई, तो इन सामानों की आवाजाही, एक देश से दूसरे देश में सामानों की आवाजाही बहुत आसान हो गई। तो वैश्वीकरण को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो कारक है वह है टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले जो 2 नंबर के, 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आशा करता हूं अच्छा लगा है तुमको वीडियो, पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।